दोस्तों, किसी को बुरा बोल देना, बुराई करना, जलन का, ईर्ष्या का भाव रखना, ये सब आपकी तरक्की और खुशी को रोकता है, आपके लाइफ में गहरा प्रभाव डालता है। दोस्तों, जो भाग्य में लिखा वो कभी मिट सकता है। आज ये सुंदर कहानी हम समझ जाएंगे, जो भी हमारा जन्म से पहले लिखा हो चुका है, क्या उसे मिटा जा सकता है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ये कहानी के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। कहानी के अंत तक बने रहना, ये मेरा आपसे विनती है। नमस्कार दोस्तों, फॉलो योर इंस्पायर्ड में आपको दिल से स्वागत। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक गांव में गोविंद नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वो और उसकी पत्नी रहती थी। किसान के घर में बहुत दिनों के बाद एक लड़का का जन्म हुआ। उसके परिवार में खुशी का माहौल था। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी आसपास के गांव वालों ने उस किसान को बधाई देने के लिए आते थे। एक दिन सुबह का समय था, तो किसान के द्वार पर एक साधु की आवाज़ आई। किसान ने साधु महाराज को देखकर वो साधु महाराज को अंदर बुला लिया और प्रणाम करते हुए बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने कहा, महात्मा जी, बहुत दिनों के बाद हमारे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। कृपया आप इसका नामकरण कर दीजिए। तभी साधु महाराज ने किसान के बच्चे को अपनी गोद में उठाया और देखा कि बच्चे की बाजू में एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु महाराज उस बच्चे की बाजू के ऊपर वो चिन्ह देखकर हैरान रहे। किसान ने जब साधु को हैरान होते हुए देखा, किसान ने पूछ लिया, साधु महाराज, आप इतने हैरान और परेशान क्यों? क्या बात है? फिर साधु महाराज ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम्हारा बेटे के भाग्य में राजयोग लिखा है। वो तो बहुत किस्मत वाला है। किसान ने कहा, साधु महाराज, मैं आपका बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? फिर साधु महाराज ने कहा, तुम्हारा बेटा एक दिन ही राजा बना। इसका विवाह 20 वर्षों की आयु में एक राजकुमार के साथ और फिर ही इस नगर का राजा बन गया। साधु की बात सुनकर गोविंद बहुत खुश हुआ। जब ये बात गांव में फैल गई कि गोविंद का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बना, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन उस नगर का राजा एक हिरन का शिकार करते हुए जंगल में निकल गया, लेकिन हिरन राजा का पकड़ में नहीं आया। राजा शिकार करते करते प्यास हो गई थी। राजा को आसपास में कोई नदी या तालाब नहीं मिला जहां वो पानी पी सके। राजा जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंचा जहां किसान गोविंद रहता था। तभी राजा का नज़र एक महात्मा के ऊपर पड़ी। राजा महात्मा से पानी मांगा। राजा को रुकने के लिए कहकर महात्मा अपनी कुटिया में पानी लेने के लिए चले गए। महात्मा ने पानी लेकर राजा को दिया और राजा पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद राजा ने देखा बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कहीं जा रहे थे। राजा ने महात्मा को उस लोगों के बारे में पूछा। फिर महात्मा ने कहा, ये सब गोविंद के घर जा रहे हैं क्योंकि उस घर में एक बहुत किस्मत वाला बच्चे का जन्म हुआ है और एक साधु महात्मा ने उस बच्चे का भविष्यवाणी की है। राजा ने बोला, महात्मा जी, इसे कौन सी भविष्यवाणी की जिसके कारण सभी लोग वहां पर जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, जब गोविंद का बेटा 20 साल का हो जाएगा तो उसकी विवाह इस राज्य की राजा का पुत्र के साथ और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बने। महात्मा की बात सुनकर उस राजा को बहुत गुस्सा आया कि एक मामूली सी किसान के बेटे के साथ अपने पुत्र के विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने उस महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं इस राज्य का राजा हूँ। आप क्या सोचते हो कि एक मामूली किसान के बेटे के साथ
मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूँ? महात्मा ने कहा, राजा, जो इसी बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन राजा का अपनी ताकत के ऊपर बहुत घमंड था। राजा ने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ मिटाकर आपको दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही हूँ, आप भी यही, देखते हैं क्या सच होता। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस राजमहल चला गया। राजा रात भर यही सोच रही थी, किसी भी तरह उस साधु की भविष्यवाणी को सच नहीं होने थे। अगले दिन राजा अपने वेश बदलकर गोविंद के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता राजा ने गोविंद के घर पहुंच गया। राजा ने गोविंद के घर के बाहर जाकर आवाज लगाई। गोविंद आवाज सुनकर बाहर आया। गोविंद ने पूछा, आप कौन और किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं एक सेठ, मेरे खुद के एक कपड़े के व्यापार है। ये पास के गांव में रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत पे राजयोग लिखा हुआ है। हाँ सेठ जी, आपने सही सुना। राजा ने गोविंद से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ? गोविंद ने कहा, हाँ कहिए, क्या बात है? राजा ने कहा, तुम अपने बच्चे मुझे दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे धन दूंगा और तुम्हारा बच्चे का पालन पोषण भी मैं ही करूंगा। गोविंद की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकता। राजा ने कहा, तुम एक मामूली सी इंसान हो, तुम अपने बच्चे को पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकते। गोविंद ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते, हम बच्चे को पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकते। गोविंद की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, मैं आपको अपनी बच्चे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब ये 20 साल का हो जाएगा तब आप मुझे हमारे बच्चे को वापस कर दोगे। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 20 साल का हो जाएगा मैं आपको वापस कर दूँ। एक एक राजा ने बच्चे को ले गया और वहाँ से चला गया। राजा उस बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुँचा। राजा ने सोचा था उस बच्चे को उस नदी में छोड़ दे और उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसे नदी में छोड़ने का हिम्मत नहीं की। बहुत सोचने के बाद राजा लकड़ी का एक सिंदूक लिया और नदी के बहाव में छोड़ दिया। राजा ने सोचा सिंदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप पर ही डूब जाएगा और ये बच्चा मर जाए। ये सोचकर राजा निश्चिंत होकर राजा अपने राजमहल वापस चला और मेरे बेटे के साथ शादी भी नहीं हुई। राजा ने सोचा मैं तो भाग्य के लिखा हुआ मिटा था, लेकिन वह सिंधु को नदी में बहाकर एक किनारे में पहुंचा जहाँ एक धनवान सेठ रहता था। रोज की तरह उस सेठ भगवान सूर्य को जल अर्पण कर रहा था। वो सेठ जब उस सिंधु को खोलकर देखा, अंदर के बच्चे को देखकर वो हैरान रह। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। उस सेठ ने उसे घर ले गया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखा बहुत खुश हुई। जब वो सेठ को पूछा ये बच्चा किसका है, सेठ ने उस बच्चे के बारे में बताया कि मैं उसे नदी के किनारे के सिंदूक से बहता हुआ मिला। सेठ और उसकी पत्नी ने भगवान को बहुत धन्यवाद किया और वो बच्चा उस सेठ के घर में धीरे धीरे बढ़ने लगा। सेठ ने उस बच्चे का नाम विजय रखा था। इसी तरह वो बच्चे को 20 साल बीत गए। विजय बहुत समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन विजय को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ भी पूछता था विजय उसका जवाब तत्काल देता। ये देखकर अध्यापक ने विजय को कहा, तुम तो बहुत समझदार और ज्ञानी हो, आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनो। अध्यापक विजय की प्रशंसा कर रहा था कि तत्काल वहाँ से वही राजा गुजर रहा था जब वो किसी दूसरे राज्य में कुछ काम में जा रहा था। राजा ने जब विजय की तारीफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा विजय से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है? विजय ने कहा, महाराज मैं सेठ हीरालाल के पुत्र हूँ। ये पूछकर राजा वहाँ से चले गए और अपने काम पूरा करके जब वो वापस आया तो वह सेठ हीरालाल के घर गया और हीरालाल से कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत समझदार और बुद्धिमान है।
सेठ हीरालाल ने राजा का बात सुनकर कहा, महाराज मैं उसका असली पिता नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें पाला है, लेकिन वो मेरे लिए बेटे से ही बढ़कर है। राजा सेठ हीरालाल से पूछा, क्या ये लड़का आपका पुत्र नहीं? ये लड़का आपको कहाँ से? फिर सेठ हीरालाल ने राजा को सारी बात सुना, कैसे उसे वो बहते हुए पानी में सिंदूक से मिला था। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो वे चौंक गए। राजा समझ गया था कि वह बच्चा वही है जिसे मैं 20 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हीरालाल अभी बात कर रहे थे कि वहाँ पर विजय आएगी। राजा ने विजय को देखा तो वे हीरालाल से कहा, सेठ जी हमें कुछ काम से आगे जाना है। अगर आपका बेटा मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुँचा दोगे तो मैं उसको सोने की 50 मोहर दूँगा। विजय ने सुनकर राजा से कहा, महाराज क्यों नहीं? राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी और चिट्ठी विजय को पकड़ा दिया और कहा कि बेटा ये लो, ये रानी तक ये संदेश पहुंचा दे। विजय चिट्ठी लेकर वहां से चला गया। विजय चलते चलते एक घने जंगल से गुजर रहा था कि वो रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। तभी विजय रात गुजरने पर कोई जगह ढूंढने लगी। तभी उनकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी। विजय ने सोचा मैं यहीं पर रात आज बिता देता हूँ। ये सोचकर विजय घोड़े पर नीचे उतारा और वो धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर गया। जब विजय अंदर गया वो देखा कि एक बूढ़ी औरत वहाँ खाना बना रही। बूढ़ी औरत ने विजय को देखकर कहा, बेटा तुम कौन हो और बिना इजाज़त अंदर क्यों आए? विजय अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है, इसीलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। विजय की बात सुनकर बूढ़ी औरत के मन में दया आ गई, लेकिन बूढ़ी औरत ने विजय से कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि ये डाकुओं की अड्डा है। यहाँ कुछ भी देर में डाकू आने वाला। यदि उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाए। विजय ने कहा, माता जी इतनी भयानक रात में लौट भी जा नहीं सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाए। इससे अच्छा मैं यहीं कहीं छुप जाता। एक विजय जाकर एक कोने में छुप गया। कुछ समय बाद डाकू अपने घर वापस आए। उन्होंने जब घोड़े को बाहर देखा तो वो बूढ़ी औरत को जाकर पूछा कि ये घोड़ा किसका है। बूढ़ी औरत ने कहा, ये एक लड़का का घोड़ा है, वो बहुत नेक दिल का बच्चा है, वो राजा के काम में राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने ये सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ कि वो राजा की हरकत के बारे में जानते थे। इसलिए वे विजय की जेब से चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने उस चिट्ठी को पढ़ी तो वे समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है? उनमें से एक डाकू ने बताया, चिट्ठी में लिखा है, जैसे ये लड़का तुम्हारे पास पहुंचे उसे उसी समय मरवा कर कहीं दूर फेंक देना। ये काम मुझे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब ये बात सुनी तो बोली, ये राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों से चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश दे रहा है। ये सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा, ये मासूम बच्चे को बचाना चाहिए। उसने डाकू से कहा। तब डाकू ने दूसरी चिट्ठी लिखकर वो चिट्ठी को बदल दी और वो विजय की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहाँ से चले गए। सुबह होते ही विजय उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहाँ से चला। विजय कुछ समय बाद ही राजमहल पहुंचा और चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने जब चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा कि ये लड़का बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी है, ये राजकुमारी से विवाह करने की लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम्हें इस लड़के के साथ राजकुमार का विवाह कर देना। महारानी सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे कोई अनजान से राजकुमार से विवाह कर सकता। और फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर लगी हुई थी, इसीलिए लड़का झूठ नहीं बोल सकता। ये सोचकर महारानी ने राजकुमार का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिन बाद जब राजा वापस आए तो उसे पता चला कि उसकी पुत्री की विवाह उसी युवक से हो गया है। ये सुनते ही राजा गुस्से में आग बबूला हो गया और उसे महारानी से पूछा, तुम ये सब क्यों किया? तो महारानी ने बताया कि जैसे कि आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया है। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा तो महारानी ने चिट्ठी दिखाई।
महाराजा चिट्ठी में कुछ और लिखा दिखा। ये देखकर राजा ने गुस्से में सैनिक को कहा, जाओ और विजय को पकड़ कर ले आए। सैनिक तुरंत गए और विजय को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से से विजय से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री से विवाह की है, लेकिन मैं तुम्हें मेरा दामाद स्वीकार नहीं करूँगा। विजय ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपसे कोई धोखा नहीं किया। राजा ने विजय की बात सुनकर कहा, तुम मुझे ही बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं। अभी दोनों की बात चल ही रही। एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर आके महात्मा आई है, वहाँ आपसे इसी से मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा जी को अंदर आने का आदेश दिया। महात्मा ने अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने महाराज को कहा, लगता है आप मुझे भूल गए। महाराज ने कहा, नहीं महात्मा, मैंने आपको नहीं भेजा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही हूँ जिसे तुम 20 साल पहले भाग्य का लिखा हुआ मिटाने के बाद बोल कर आई थी। जैसे ही बात महात्मा ने कही, राजा एकदम से चौंक, उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजा, भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने आंखें नीचे कर दी। नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के हाथ हार गया। महात्मा ने कहा, भाग्य के हार कोई नहीं जीत सकता, इसीलिए विजय को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसा आपने कहा वैसा ही हो। राजा ने विजय से माफी मांगी और सारा राजा विजय को सौंपा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा कमेंट में बताओ। धन्यवाद।